Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing well. So today we are going to talk about क्रोएशिया वर्क वीज़ा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं क्रोएशिया वर्क वीज़ा के बारे में। इसका प्रोसेस कैसे फ्लो करता है, कितना टाइम ड्यूरेशन लगता है वर्क वीज़ा लेने में, मैं आपको इसको सारा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। पहले मैं आपको क्रोएशिया कंट्री के बारे में बता देता हूँ। जो क्रोएशिया कंट्री है, EU के अंदर अभी 26 कंट्रीज़ पहले थी, अब 27th कंट्री है वो है क्रोएशिया। इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया है जो भी EU कंट्री के बेनिफिट, जो भी एक EU शेंगन कंट्री के अंदर बेनिफिट मिलते हैं, अगर आप जाते हैं तो सेम बेनिफिट आपको यहाँ भी मिलेंगे। और जो यहाँ की जो करेंसी है, करेंसी यहाँ पे यूरो यूज़ होती है। और अगर आपको मैं पे रेट वगैरह बताऊँ, मैं आपको इस वीडियो में सारा बताऊँगा कि आगे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा कि यहाँ पे अभी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी कौन कौन सी अभी काम कर रही हैं। और इसके अलावा आपको बताऊँगा कि अभी कौन सी जॉब्स ओपन है और कितना पे रेट रहता है, क्या टाइम ड्यूरेशन रहता है जाने में, और जो वर्क वीज़ा का प्रोसेस है वो कैसे फ्लो करता है। मैं आपको सारा इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। आप इस वीडियो को एंड तक का देखें। अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज होंगी तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आपको कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी का आपको रेफरल चाहिए, अगर आपको रेफरेंस वगैरह चाहिए, तो मैं आपको रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में बता दूंगा जिसमें आप कंसल्टेंट और एजेंट जो भी होंगे उनको रीच आउट कर सकते हैं। अगर आपको वर्क परमिट की रिक्वायरमेंट है तो वो आपकी हेल्प कर देंगे। जो इसका वर्क परमिट अप्लाई कैसे होता है, मैं इसको आपको उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूँ और इसका क्या सक्सेस रेशियो है। अभी EU में अगर आप देखेंगे, जो अदर कंट्रीज़ हैं जैसे पोलैंड है, माल्टा है, पोर्चुगल है और जर्मनी हो गया, नीदरलैंड, जो ये लोकेशन है, ये जो EU के अंदर बहुत पहले से हैं और तो यहाँ की डिमांड बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखोगे, अगर कोई भी लोग अगर जाना चाहते हैं तो पहले पोलैंड हो गया, माल्टा हो गया, इन कंट्रीज़ में जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं जाना, क्योंकि यहाँ बहुत टाइम से वर्क वीज़ा प्रोवाइड कर रही है कंट्री फॉरेनर्स को वेयर हाउस वर्क में, D कैटेगरी में। तो लोग ऐसा चाहते हैं कि अगर हम पोलैंड के बारे में हल्का फुल्का उनको आइडिया भी होता है कैसे काम हो रहा है वहाँ पे और कैसे सक्सेस रेशियो है, कितने लोग पहले गए हैं वहाँ पे, तो उनको एक रफ आइडिया होता है। तो यूट्यूब वगैरह में भी चेक कर सकते हैं कि एम्प्लॉय का वहाँ यूट्यूब वगैरह में चेक करके उनको पता चल जाता है कि एम्प्लॉय का लाइफ स्टाइल क्या है, कितने पैसे कमाते हैं वो लोग, और आगे का क्या प्रोसेस रहता है कि आगे फर्दर बेनिफिट क्या रहते हैं, PR के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो क्रोएशिया अभी न्यू कंट्री है, इसमें ज़्यादा लोग अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ का सक्सेस रेशियो अभी बहुत सही है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। अभी यहाँ 95% तक का यहाँ का सक्सेस रेशियो है। अभी रिसेंटली 3 महीने हुए हैं, 3 से 4 महीने हो रखे हैं अभी इस कंट्री को EU के अंदर आए हुए। तो मैं अभी बता देता हूँ यहाँ पे क्या ओपनिंग है और यहाँ पे भी डिमांड क्यों हाई नहीं है, इसके रिगार्डिंग आपको बता देता हूँ। जो अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह, लेबर शॉर्टेज है, अभी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा ओपन हुई हैं। मैं आपको जो अभी बता देता हूँ कि जो ओपन अपॉर्चुनिटीज़ किस फील्ड में है। अभी जैसे आप देख सकते हैं कि वेयर हाउस वर्कर की रिक्वायरमेंट है, इसके अलावा आपको क्लीनर प्रोफाइल में भी ओपनिंग्स हैं, और जो कंस्ट्रक्शन के लिए मेनली अभी हायर कर रहे हैं लोग, कंस्ट्रक्शन हो गया, फैक्ट्री वर्कर हो गया, ड्राइवर है, फोकलिफ्ट लिफ्टर, जो इंडस्ट्रियल वर्क है इसके लिए भी हायर कर रहे हैं लोग अभी। और अभी जैन से अभी तक का देखें तो अभी बहुत ज़्यादा वीज़ा लग रखे हैं, आप देख सकते हैं लास्ट 3 मंथ्स में बहुत लोगों को इंडिया से हो गया, अदर थर्ड कंट्री नेशनल है जो अदर कंट्रीज से हैं, इंडिया हो गया, यूक्रेन हो गया और पाकिस्तान हो गया, जो इन कंट्रीज से बहुत लोग जा रहे हैं। और अभी दुबई, कतर, ओमान, इन लोग इस कंट्री से भी जो बाहर थर्ड कंट्री नेशनल होते हैं वो लोग यहाँ से भी अप्लाई करते हैं, जो अदर कंट्रीज से भी सक्सेस रेशियो तो बहुत सही है। कतर, ओमान, और यहाँ से कतर, ओमान, दुबई, इस जगह से भी जो वीज़ा रिफ्यूज़ल रेट है बहुत 2% है। अब मैं आपको प्रोसेस के बारे में बता देता हूँ, प्रोसेस कैसे वर्क करता है इसका। सबसे पहले आपको आपका जो एजेंट, अगर आपकी एजेंट से बात होगी तो मैं आपको बताता हूँ वो प्रोसेस कैसे फ्लो करेगा। आपको एजेंट जैसे ही आपको कांटेक्ट करेगा, वो आपको लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ बताएगा, जो ओपन पोजीशन अभी उनके पास ओपन होंगी उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, और आपको एक प्रोफाइल चूज़ करनी होगी इसमें से। जैसे आप जो आपका रेलेवेंट प्रायर एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर आप अपनी जॉब सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही अगर आप जॉब सेलेक्ट कर लेते हैं तो 1 हफ्ते के अंदर वो आपका डॉक्यूमेंट जो उनका एम्प्लॉयर होता है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट ऑफिस में सबमिट कर देता है। जैसे ही फिर वहाँ से इसके बाद जो प्रोसेस फ्लो होता है, 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका वर्क परमिट वहाँ से जनरेट हो जाता है और आपके पास आ जाता है। 15 दिन से 1.5 महीने का टाइम ड्यूरेशन है, इसके बीच में आपका वर्क परमिट कभी भी आ सकता है। अगर एक बार आपका वर्क परमिट आ जाता है तो फिर आपको जो अदर डॉक्यूमेंटेशन होता है वो प्रिपेयर करना होता है। PCC है, आपका ट्रैवल इंश्योरेंस है, इसके अलावा आपको जो यूज़ होता है डमी टिकट, आपको रिजर्वेशन शो करना होता है, बैंक बैलेंस आपको शो करना होगा। ये फ्यू डिटेल हैं। अगर आप VFS ग्लोबल की वेबसाइट पर जाएंगे क्रोएशिया की, वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स वगैरह मिल जाएंगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, एप्लीकेशन फॉर्म का आपको फॉर्मेट मिल जाएगा, आप वहाँ से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और आपको फिल करना होगा। ऐसे करके आपको अपना सारा डॉक्यूमेंटेशन करेंगे और आपको VFS ग्लोबल की अपॉइंटमेंट लेनी होगी। 1 महीने के अंदर VFS ग्लोबल की अभी अपॉइंटमेंट अवेलेबल है। अगर आप क्रोएशिया लोकेशन के लिए देखें तो इतना कोई इशू नहीं आ रहा है, अपॉइंटमेंट वहाँ ओपन है। आप अपॉइंटमेंट लेंगे और उसके
अप्रॉक्सीमेटली 1 महीने के अंदर आपका सारा फाइलिंग वगैरह हो जाएगा और आपको आपका वीज़ा आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो भी आपका रिजल्ट होगा उसके बेसिस पे। अगर आपका वीज़ा एक्सेप्ट होता है तो आपको वीज़ा प्रोवाइड कर दिया जाएगा, अगर रिजेक्ट होगा तो आपका रिफ्यूज़ल लेटर वगैरह आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। अगर इसके बाद जैसे ही आप वहाँ जो आपका जॉब लोकेशन है आप वहाँ पे जाते हैं तो 1 महीने के बाद 2 हफ्ते के अंदर 2 हफ्ते के अंदर आपको एक कार्ड मिलता है वहाँ से। आपका एम्प्लॉयर आपके बिहाफ में अप्लाई करता है, जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो आपकी हेल्प करेगी इसको प्रोसेस करने में। अब उसका नाम होता है वॉक एंड स्टे परमिट होता है, वॉक एंड रेजिडेंट परमिट, जो आपका 1 साल के लिए वैलिड होता है। ईयरली बेसिस पर आपको इसको रिन्यू करना होता है। अगर 1 साल आपका खत्म हो जाएगा तो उससे पहले पहले आपको रिन्यू करना होगा, फिर 1 साल के लिए मिल जाएगा आपको। अगर आप वहाँ पे 2 साल लगातार रहते हैं तो फिर आप अपनी फैमिली को इनवाइट कर सकते हैं वहाँ पे। इसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। आपकी सैलरी देखी जाएगी कि अगर आप, एक लॉ है, लॉ के अंदर अगर आपका जो ब्रैकेट सैलरी स्लैब ब्रैकेट फॉल कर रहा होगा तो आप अपनी फैमिली को वहाँ पे इनवाइट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर 3 ईयर्स के लिए आप रेगुलर बेसिस में वहाँ वर्क करते हैं तो आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल बाद आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप 5 साल के अंदर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप 5 साल के लिए उधर रह रहे हैं। और आप जैसे ही वहाँ पर को जाते हैं आपको वॉक एंड रेजिडेंट परमिट मिलता है। उसके 3 महीने बाद आप टीआरसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो सैनिक जोन में आप 27 कंट्रीज़ में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। 180 टाइम 6 महीने के अंदर 3 महीने आप कहीं भी जा सकते हैं, रह सकते हैं वहाँ पे, आपको कोई इशू नहीं होगा। 3 महीने के बाद आपको जो आपकी कंट्री है जिसने वर्क परमिट प्रोवाइड किया है वहाँ पे वापस आना होगा। और अगर आप कहीं और मूव करना चाहते हो तो यूरोप कंट्री में तो हर जगह बेनिफिट है। अगर आपको एक बार टीआरसी मिल जाता है तो अगर फिर आपको दूसरी कंट्री में कॉन्टैक्ट करना होगा। अगर वहाँ के रिक्रूटमेंट एजेंसी हायर कर रहे हैं तो आपको वर्क परमिट प्रोवाइड करेंगे। जैसे आप इंडिया से इधर जाते हैं वैसे ही आप दूसरी लोकेशन पर जा सकते हैं, जहाँ पर आप क्रोशिया हो गया, पोलैंड हो गया, जिस लोकेशन पर आप जा रहे हैं। अगर आप क्रोशिया का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, वर्क परमिट अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैं आपको रेफरेंस प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती तो आप मेरे को रीच आउट कर सकते हैं, मैं आपको इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग भी प्रोवाइड कर दूंगा। अगर मैं इसके बाद इसके रिगार्डिंग डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको बनाने वाला हूँ इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैं एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करें, इसका जो स्टेप बाय स्टेप जैसे